हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ए मनु सर इंग्लिश क्लासेस। आज अपना न्यू टॉपिक रहेगा जो सभी क्लासों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा। आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं ये 8th क्लास, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th और 11th और आगे की क्लासों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप बीए के अंदर भी पढ़ोगे तो भी मैं इतने बेटर तरीके से करवा दूंगा कि गाइडों को उठाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जीरो बेस से, समझ में आगे ना बात, बिल्कुल जीरो बेस से मैं आपको टीच करवाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक देखिए आपका क्या है। सबसे पहले तो इस टॉपिक की बात करेंगे। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपका टेंस का, ठीक है ना। किसकी अपनी बात कर रहे हैं? टेंस की। ये लो सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, हमें याद नहीं होते, एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें पता ही नहीं चलता। डोंट वरी, ठीक है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई नीड नहीं है। अब मैं आ चुका हूं आपको बेस्ट तरीके से टेंस करवाने के लिए, वो भी उसके अकॉर्डिंग जिसकी आपको आवश्यकता है, ठीक है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी फालतू के टॉपिक्स या फालतू के कोई सेंटेंस इनका प्रयोग अपने बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना आपके एग्जाम में आता है, जितनी आपको आवश्यकता है, मैं उतना ही करवाऊंगा। बिल्कुल कम समय के अंदर आप ये वीडियो बेटर तरीके से वॉच कर लेना। 10 वीडियो बनेगी लगभग, आई थिंक, तो उनको आप वॉच कर लेना। सारे के सारे जो टेंस है आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं आज टेंस के बारे में। जब अपने टेंस करते हैं तो टेंस से पहले टेंस होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। टेंस का हिंदी में मीन सभी को पता है, आई थिंक, कि इसको हम काल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब टेंस करने की बात आती है तो बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सर हमें याद नहीं होता ये। तो टेंस करने से पहले इसका बेस करना बहुत ही जरूरी है। टेंस होता क्या है, कैसे बनता है, टेंस के अंदर कौन कौन से रूल लगते हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप एक बात को याद रखना कि आपको एक तो याद रखना है सिंगुलर को, ठीक है, सिंगुलर। एक आपको याद रखना है प्लूरल। ये देखिए, सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं आपने, ठीक है ना, ठीक है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो भी है, इसको हम बोलते हैं एक वचन, और एक होता है हमारा बहुवचन। ये लो, हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है कि एक वचन का मतलब अकेला आदमी होता है, बहुवचन का मतलब दो आदमी होते हैं। इंग्लिश में देखिए एक वचन मतलब एक वचन होता क्या है। सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सिंगुलर जिसके अंदर किसी एक का बोध हो, ठीक है, ओनली क्या है, किसी एक का बोध हो, एक का बोध हो। जैसे मैंने लिख दिया राम, लिख दिया श्याम, लिख दिया, ठीक है, फादर लिख दिया। अब इनको आप पढ़ोगे, राम श्याम, फादर आ गया, मदर आ गया, ठीक है, मदर आ गया, ब्रोदर आ गया, सिस्टर आ गया। तो ये क्या क्या कहना चाहते हैं हमसे कि ये क्या है, मदर, ब्रोदर, श्याम, फादर। मैंने ब्रोदर्स नहीं किया, सिस्टर्स नहीं किया, तो ये प्लूरल नहीं हुआ, ये एक ही है। पढ़ने में पता चल रहा है राम अकेला है, श्याम अकेला है। जो एक व्यक्ति का नाम या एक वस्तु जो होती है वो सिंगुलर ही कहलाती है, समझ में आ गई ना। जिसमें एक होने का बोध हो वो सिंगुलर कहलाता है, इस बात को आप याद रखना। दूसरी बात आती है प्लूरल की, जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक होने का बोध हो। मैं हिंदी के अंदर आपको टीच करवा रहा हूं ताकि आपकी कोई समस्या न हो, क्योंकि मैंने देखा है कुछ टीचर्स है जो इंग्लिश टू इंग्लिश करवाते हैं। हो सकता है उन बच्चों के लिए बढ़िया हो, मैं ये नहीं कहता नहीं बढ़िया होती। जैसे सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको ये वीडियो समझ में भी नहीं आए। लेकिन ये मैं विशेष रूप से मेरे राजस्थान के जो विद्यार्थी आरबीएससी के, जो इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, एक्चुअली मैं बोल सकता हूं 68% जो बच्चे हैं, परसेंटेज है 68% बच्चे हैं इंग्लिश में, उनके बहुत बड़ी समस्या आती है। तो ये वीडियो वॉच करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं उनके अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं वीडियो में ये बना रहा हूं। दो या दो से अधिक होने का बोध हो, ठीक है ना, अधिक हो, दो या दो से अधिक हो। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर क्या, जैसे मैंने यहां पर प्रयोग कर दिया, मैंने दे कर दिया, ठीक है। दे का मतलब क्या होता है, वे होता है, बहुत ज्यादा, बहुवचन हो गए ना। यू आ गया, यू का अर्थ आप या तुम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लूरल के अंदर ये गिना जाता है, काउंट किया जाता है। इसके साथ के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया जैसे ब्रदर्स भाई, ठीक है ना, सिस्टर्स बहनें, ठीक है। तो इन
को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में दो है। अब सिस्टर्स पढ़ोगे तो ये दो होने का बोध करवाएगा, ब्रदर्स पढ़ोगे तो दो होने का बोध करवाएगा। तो याद रखना, जिसमें एक होने का बोध होता है वो सिंगुलर कहलाता है और दो होने का बोध होता है वो क्या है, प्लूरल कहलाता है। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक, ये रूल हमारा फर्स्ट था इसके अंदर, मतलब आपको एक नंबर रूल याद रखना बहुत ही जरूरी है। कभी आपको पूछ ले कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये आपको पता ही नहीं, टेंस करने चल जाते हो आप, तो ऐसे टेंस नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल जीरो बेस का नॉलेज होना चाहिए और इससे पहले तो आपको एबीसीडी भी आनी चाहिए, ठीक है ना। कि ऐसा ना हो कि आपको एबीसीडी का पता ना हो, आप टेंस के लग गए, फिर इस वीडियो को वॉच करने का कोई फायदा नहीं होगा। एबीसीडी तो आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद के अंदर अपने बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में मैं बात करूं सेकंड पर्सन, ये इंग्लिश के अंदर लगते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई होता है, वी होता है, ठीक है, मी होता है, एस होता है, माई होता है और माइन होता है। ये फर्स्ट पर्सन के अंदर काउंट किए जाते हैं। सेकंड पर्सन की बात करें, इसके अंदर यू आता है, योवर्स आता है या योवर आता है और फिर एक सेकंड प्लूरल के लिए अपने यू का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा जो बच जाता है, जैसे क्या चीज बच गई इसके अंदर, जैसे दे बच गया, ठीक है ना, और इसके अलावा इट बच गया, इसके अलावा व्यक्ति का नाम बच गया, उसके बाद में सी बच गया, ही बच गया। ये जो बच जाते हैं वो सभी के सभी थर्ड पर्सन के अंदर काउंट किए जाते हैं। इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके आगे रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन जब करेंगे या वॉइस करेंगे तब आपके बहुत ही काम आएंगे। और टेंसों के अंदर भी कई बार काम आते हैं कि फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए। इतनी बात कंप्लीट है। अब अपने करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स टेंस, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं, एक आपको याद रखनी है वर्ब, क्रिया, ठीक है। वर्ब के बारे में अपने टेंस के अंदर बात कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, ठीक है। तो ये चलिए अपने फिर टेंस की ओर चलिए पढ़ते हैं। आज अपने टेंस कर रहे हैं। सबसे पहले टेंसों को बात करें, टेंसों को तीन टॉपिक के अंदर या तीन पॉइंट के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले टेंस आता है प्रेजेंट टेंस। सर जी ये यहां तक तो हमें भी पता है, चलो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, टाइम बोल दो चाहे टेंस बोल दो। दूसरा आता है इसके अंदर पास्ट टेंस, तीसरा आता है इसमें फ्यूचर टेंस। ये लीजिए। अब प्रेजेंट टेंस को अपने हिंदी में यदि बात करें तो इसको वर्तमान काल बोला जाता है, जो आज चल रहा है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल है। पास्ट जो बीत गया, ठीक है, भूतकाल जिसको बोला जाता है। उसके बाद के अंदर एक आता है फ्यूचर, भविष्य काल, जब आप बड़े होकर के कुछ बनोगे वो आपका फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स। तीन पॉइंट के अंदर डिवाइड किया गया है और इन्हीं तीन टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। देखो प्रेजेंट टेंस के भी चार भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, उसको भी, और पास्ट को भी चार भागों के अंदर और फ्यूचर को भी चार भागों के अंदर। तो टोटल टेंस कितने लगते हैं आपके? 12 होते हैं और 12 ही लगते हैं। आपको बढ़िया तरीके से मैं टीच करवाने जा रहा हूं, तो अपने इन टॉपिक को 1 बाय 1 करके रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपको टीच करवाने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले भाग लगता है कौन सा? ध्यान से सुनिए, उसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी बोला जाता है। समझ में आ गई? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा सबसे पहला टेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस बात को। इसके अदर जो नेम की मैं बात करूं तो इसको द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है, इस बात को भी याद रखना। कुछ लोग इसको इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं, तो एक ही बात है, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से बोलूंगा, तो आप ध्यान रखना। अब बात करें कि करना क्या है। आपने देखा होगा कि आपके क्वेश्चन आते कैसे एग्जामिनेशन के अंदर, उसकी बात करूंगा मैं सबसे पहले। एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर कि राम ब्लैंक्स ईट फूड डेली, और ये पर्सन आपके लगभग 8 दिए होते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं। आपको इसमें भरना क्या होता है, इसमें आपको फिल करना है या तो हेल्पिंग वर्ब है, आवश्यकता हो तो, वरना इसके अंदर क्या है, मेन वर्ब आपको राइट करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये तरीका ही समझाने जा रहा हूं, मैं आपको कोई
उस तरीके से नहीं करवाऊंगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते आते हैं वो मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं पहले ही बोला है मैंने कि एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन इनपुट होता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेंस करवा रहा हूं, चाहे वो 6th क्लास हो चाहे वो 11th क्लास हो, ठीक है। अब इसमें ये जो डेली है ना, ये एडवर्ब होती है, इससे ही टेंसों की पहचान की जाती है कि टेंस है कौन सा, ये बात याद रखना। चलो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है वो देखिए कौन कौन सी होती है। एडवर्ब्स की बात करें वो कौन कौन सी है, देखिए ध्यान से देखिए ये एडवर्ब कौन कौन सी होती है। बेटर तरीके से मैं कुछ एडवर्ब्स यहां पे राइट कर रहा हूं, तो देखिए इसके अंदर आता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, ऑफन, डेली, ये 3 एडवर्ब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर बार इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसके अलावा समटाइम्स, यूजुअली, ठीक है, जनरली, और इसके अलावा जनरली की बात करें फ्रिक्वेंटली भी आता है इसके अंदर, ठीक है, शेल्डोम भी आता है, रेयरली भी आता है, फ्रिक्वेंटली, सेल्डोम, रेयरली, रेगुलरली, ठीक है, और नेवर, इनका या फिर इस प्रकार की ओकेजनली, एक ओकेजनली भी बहुत बेटर होता है, ये बात भी याद रख लेना। नेवर, ओकेजनली, ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये आपकी एडवर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक एडवर्ब आपके एग्जामिनेशन में आएगी, एक सेंटेंस में से इन्हीं में से एक यूज होती है। थोड़ा दोबारा देखो, समझ में नहीं आ रहा तो एडवर्ब मैंने राइट की है, ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली और नेवर, ओकेजनली, ईटीसी। इसके अलावा कुछ और होती है, कौन कौन सी, ये देखो, एवरी डे, ये भी एग्जाम में ज्यादा आती है। एवरी के प्लस में या तो आपको डे मिलेगा, या फिर आपको मंथ मिलेगा, या फिर आपको क्या है ईयर मिलेगा, या फिर आपको ये नहीं मिले तो याद रख लेना आपको ईच लगा करके डे मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, और या फिर आपको क्या है ईयर मिल जाएगा। कंप्लीट है बात। इसके अलावा और क्या चीज है, ऑन लगा करके, ऑन लगा करके आपको संडे मिल जाए, मतलब कोई भी डेज का नाम, मंडे मिल जाए, ट्यूसडे मिल जाए, संडे मंडे ट्यूसडे, ये तो आपको आते होंगे, या ये भी नहीं आते आपको, ओके। और इसके अलावा इन लगा करके इन दी मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, आफ्टरनून आ गया। ये आपकी माय डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब है। बस इतनी ही इस एग्जामिनेशन, और भी होती है लेकिन आप लोग इतनी ही इसको कवर कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। आप इस वीडियो को बेटर तरीके से वॉच कर लेना, जिस दिन एग्जाम हो तब आप इनमें से मैच कर लेना, और यदि नया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, वरना मेरे नंबर भी लिंक के अंदर होते हैं, मेरे कॉल करके बता देना कि सर आपने सिंपल प्रेजेंट करवाया था और उसमें आपने वो एडवर्ब नहीं लिखा है जो एग्जाम के अंदर आ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस बात को माइंड में रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो, ये होगी हमारी एडवर्ब। बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको बेटर तरीके से, मैं इसको डिलीट करूंगा फिर मैं। अब उसके बाद के अंदर बात करते हैं कि ठीक है सर आपने एडवर्ब बता दी, कोई बात नहीं, अब बताइए हमें, समझाइए कि आगे क्या करना पड़ता है। तो इसमें आपके लगते हैं सेंटेंस लगते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इसको, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की फॉर्मूले की बात करें तो कैसे बनता है ये देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस में हेल्प, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ईएस आएगा, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर अर्थात एक वचन होना चाहिए, तो ही एस और ईएस आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस के अंदर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बीच में भी आती है, कुछ कुछ लास्ट में भी आती है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया है कि यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बहुवचन, और प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में एडवर्ब, ठीक है, ओके।
अब बात आती है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। एक फॉर्मूला भी बनता है, बस इतना याद रख लेना कि एक वचन हो, सब्जेक्ट अकेला आदमी हो, तब तो अपने एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। यदि बहुवचन आता है तब अपने सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आती है इस टेंस के अंदर, पजल सी है, पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद आप, लेकिन जैसे जैसे आप आगे वाले टेंस पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आती है, ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हो कि सर फर्स्ट टाइम में समझ में आ जानी चाहिए थी हमें, तो फिर आप वहां पर बैठे नहीं होते, आप मेरी जगह होते, समझ में आ गया ना। या फिर मैं ये कहना चाहूं कि आप अध्यापक होते और आपके नीचे कोई स्टूडेंट होते। स्टूडेंट और टीचर में बस यही डिफरेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ज्ञान उतना ही आपको भी है और हमें भी है, जितना हमें उतना आपको भी है, बस थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। आप धैर्य बना करके इसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब मैं बात करूं कि सर ये तो ठीक है, सब्जेक्ट पेपर में दिया हुआ आएगा, वर्ब भी पेपर में आएगी, एस और ईएस किस तरीके से लगाएंगे, तो इनका रूल क्या है वो ध्यान से देखिए। देखो ये वर्ब होती है, जैसे वर्ब में एग्जांपल के लिए गो बोल दी मैंने, ठीक है, मैंने वॉच क्रॉस बोल दी, ठीक है, क्रॉस। ये इनका अंतिम वर्ड याद रखना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इनका जो अंतिम वर्ड है, ये वर्ब का अंतिम वर्ड याद रखना, वर्ब का अंतिम शब्द, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है आपके, अंतिम शब्द यदि आ जाए एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ और डबल जेड, ये आ जाए, तब तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स ईएस का प्रयोग करना है। और ये चीज नया आए तब आपको सीधा वर्ब के साथ में एस का प्रयोग करना है, ये बात याद रखना। सर को नहीं समझ में को नहीं आयो, चलो अब देखो वर्ब का अंतिम शब्द, जैसे मैंने एक वर्ब लिख दी गो, गो आ गया, अंतिम देखो शब्द कौन सा है, ओ है, और इसके अंदर भी ओ लिखा हुआ है, तो हम क्या बना देंगे, गो के साथ में ईएस जोड़ देंगे, ठीक है गुरुजी। अब थोड़ा थोड़ा आयो है, क्रॉस, क्रॉस भी वर्ब है, क्रॉसिंग, क्रॉस के अंत में डबल एस आया है, तो हम क्या करेंगे, सी आर ओ डबल एस प्लस के अंदर ईएस जोड़ देंगे। हाँ गुरुजी अब समझ में आ गया हमारे, चलो ठीक है भैया आ गया। तो गुरुजी एस का प्रयोग कब करेंगे, एस जैसे मैंने इसमें वर्ब आ जाती है, लर्न आ गई, तो अंतिम वर्ड देखो एन आ गया, और एन तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, लर्न्स राइट करेंगे, समझ में आ गई ना। जैसे आ गया रीड आ गया, पढ़ना, तो हम क्या कर देंगे, रीड्स राइट कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। गॉट इट। चलो अब सेंटेंस करते हैं। एग्जामिनेशन में सेंटेंस किस तरीके से आते हैं, ध्यान से देखो। सेंटेंस इस तरीके से आएगा एग्जामिनेशन में, राम, ठीक है, ब्लैंक्स ईट फूड ऑन मंडे, ये लीजिए, ईट फूड डेली कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मंडे मंडे थोड़ी होता है। ये लो, राम है वो क्या है, रोजाना भोजन करता है, तो इसमें देखो क्या आया, सब्जेक्ट भी आ गया, समझ में आ गई ना बात, और इसमें वर्ब भी आ गई। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट भी आया, एडवर्ब भी आ गई। अब हमें एस और ईएस ही लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। एस और ईएस लगाना है तो पहले तो देख लो कि राम एक वचन है कि बहुवचन है। गुरुजी राम एक वचन है, एक वचन है, चलो ठीक है, तो एक वचन है तो पहले तो आप ईट का ईट उतार लो, एक वचन है तो एस और ईएस आएगा, लेकिन इसके अंत में टी आया है, टी आया तो ईएस नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, तो क्या बन जाएगा, इट्स बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने लिख दिया सिमरन ब्लैंक्स, ठीक है, ड्रिंक मिल्क ऑन या फिर इन दी इवनिंग। सिमरन है संध्या काल को क्या करती है, दूध पीती है, ये लो भाई, पीती है तो सबसे पहले ड्रिंक का ड्रिंक राइट करो, ये लो ड्रिंक का ड्रिंक। अब देखो एक वचन है कि बहुवचन है, सर एक वचन है, लास्ट में क्या आया, सर के आया है, तो के आया है तो के तो एस और ई, एस और ई एस तो पक्का लगेगा, लेकिन ई एस नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अंत में क्या नहीं आया, न तो एस एच आया, न सी एच आया, न एक्स आया, न ओ आया, न डबल जेड आया, तो क्या करेंगे सर, एस जोड़ देते हैं, तो ये लोग के के साथ में हम एस अप्लाई कर देंगे, ड्रिंक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देख लो, मैंने लिख दिया दे, ठीक है ना, हाँ दे, और उसके बाद के अंदर मैं बात करूं किसकी, दे की बात चलिए, दे प्लूरल होता है, इस बात को भी आप भी याद रखना, दे का मतलब क्या होता है, वे होता है, और दे हमेशा ही क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है, ठीक है ना, दे का मतलब बहुवचन के अंदर आता है। दे ऑफन है,
ठीक है, दे, उसके बाद में मैंने राइट कर दिया ऑफन, वे प्राय, मैंने बोला था एडवर्ब कहीं पर भी आ सकती है। ऑफन ब्लैंक्स एट टू द मूवी कर सकते हैं, वे हमेशा ही मूवी देखने के लिए जाते हैं, टू द मूवीज। और ये क्या है, इसने ब्लैंक्स के अंदर गो दे दिया, वर्ब दे दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दे ऑफन, ठीक है, ये साथ में ही है ऑफन। तो दे बहुवचन है, तो सर ने बोला था जब प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, तो हमें क्या करना है, गो का गो ही रखना है, न तो ऐसे लगाना न ईएस लगाना। एक सेंटेंस और देख लो, मैंने लिख दिया राम एंड श्याम। अब बताओ ये बहुवचन है कि एक वचन है? ब्लैंक्स राइट ए लेसन इन द मॉर्निंग। अब बताओ एक वचन है कि बहुवचन? सर राम एंड श्याम तो बहुवचन हो गए, तो बहुवचन हो गया तो सीधा वो राइट कर दो। अब देखो ये हो गया आपका आंसर। और एग्जामिनेशन में आपके सबसे ज्यादा सिंपल सेंटेंस ही आते हैं, चाहे वो टेंस कोई भी हो, सिंपल सेंटेंस सबसे ज्यादा इनपुट किए जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप देख लो इसको बढ़िया तरीके से। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ब तो आपको जो की त्यों लिखनी है, आपको सिर्फ ये उत्तर ही तो करना है, आंसर ही तो करना है आपको। वर्ब है जो की त्यों लगा दो, एक वचन है तब तो अपने एस और एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है वैसी की वैसी पड़ी रहने दो, आपको नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद के अंदर आता है, देखो सिंपल के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। वो इससे ज्यादा इजी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कौन सा है इसके बाद में? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब। ये लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है, एस और एस वाला झंझट नहीं है। लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती कौन कौन सी है वो देखो। एचवी का मतलब होती है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इसके अंदर एक तो आता है डज और एक आता है इसमें डू। एक वचन हो सब्जेक्ट तब तो अपने किसका प्रयोग करेंगे? डज का। बहुवचन हो तब अपने किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो इसके सेंटेंस कैसे आएंगे? इसके सेंटेंस इस तरीके से आता है, राधा ब्लैंक्स नोट, ठीक है, राधा ब्लैंक्स नोट फ्लाई ए काइट डेली। राधा है वो रोजाना पतंग नहीं उड़ाती है। तो देखो आपको सिर्फ पहला ट्रिक की बात करूं मैं, तो देखो टेंस तो आपको पता चल गया, डेली से प्रेजेंट सिंपल है। ये देखो सब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, नोट भी हमारे पास है, वर्ब भी हमारे पास है, इसमें तो कोई चेंजिंग करनी नहीं आपको, इसमें कोई नहीं चेंजिंग करनी। तो सबसे पहले तो यही लिख दो आप, चेंजिंग नहीं करनी, नोट का नोट, फ्लाई का फ्लाई। अब आप बात करो हेल्पिंग वर्ब की। सर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सही, लेकिन एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। राधा एक वचन है तो आगे आप क्या लिख दो? डज लिख दो। ये आपका आंसर हो गया, डज नॉट फ्लाई। ध्यान से देखा, कोई रट्टा वाली बात नहीं है ना इसमें, ठीक। अब मैंने लिख दिया आई ब्लैंक्स, ठीक है, नॉट वॉच ए मूवी ऑन मंडे। मैंने सोमवार के दिन एक मूवी नहीं देखी थी। तो क्या करेंगे? बात नहीं दे, मैं सोमवार को मूवी नहीं देखता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने बात? सबसे पहले तो ये नोट का नोट लिख दो, वॉच का वॉच कर दो। उसके बाद के अंदर आई प्लूरल होता है सिंगुलर। सर पढ़ने में तो ये सिंगुलर नजर आता है, लेकिन होता माय डियर स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा? डू नॉट वॉच राइट करना पड़ेगा, ये बात भी याद रख लेना। उसके बाद में मैं बात करूं, एक सेंटेंस और राइट करते हैं। मैंने लिख दिया इसके अंदर जैसे कि वी ब्लैंक्स लर्न ए पोएम इन द आफ्टरनून। हम लोग दोपहर के समय क्या करते हैं? एक कविता याद करते हैं। सॉरी, नोट लगाना था तो नहीं याद करते हैं। दोपहर के समय हम कविता याद नहीं करते हैं। तो वी प्लूरल होता है तो क्या करेंगे? डू। उसके बाद में है वैसे का वैसा लगा दो, नोट का नोट और लर्न का क्या लगाएंगे? लर्न लगाएंगे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कितने इजी तरीके से आपको करवाया है, बढ़िया तरीके से। देखो इसको एक बार वॉच करो। उसके बाद के अंदर कौन सा सेंटेंस आता है? सिंपल कर लिया हमने, नेगेटिव कर लिया। अब अपने करेंगे कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान में रखना, ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम के अंदर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैं के बराबर पूछे जाते हैं, कभी भी नहीं पूछे गए। वैसे तो कोई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछ ले तो एक अलग बात है, लेकिन ईयरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। ईयरली एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना है तो आपको सिंपल और नेगेटिव पे करने। देखो आप यदि प्लस टू क्लास के अंदर मार्क्स बनाना चाहते हो, नंबर बनाना चाहते हो, मेरिट में आना चाहते हो, तो आपको उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, टेंस तुक्का लगाने से या रट्टा लगाने से नहीं होते, उसको समझने से नंबर बनते हैं। टेंस एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद में मानो आपकी लाइफ बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। किसी के भी पास जाकर के आपको झुकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है कि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है ये हेल्पिंग वर्ब का और एक आता है ये WH वर्ड का। हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा होता है उसकी बात करेंगे अपने सबसे पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाला का फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद के अंदर अपने बात करें एडवर्ब, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। WH वर्ड वाले में WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस के अंदर सब्जेक्ट प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में एडवर्ब प्लस में क्वेश्चन मार्क। आप देखो हेल्पिंग वर्ब वाला हो चाहे WH वर्ड वाला हो, मैं जनरली बता देता हूं, जब किसी का आंसर यस और नो में देना पड़े तब तो अपने हेल्पिंग वर्ब वाला करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्या कहा है, मैंने क्वेश्चन बनाता हूं, क्या आप पढ़ते हो, तो आप बोलोगे यस, तो ये कौन सा हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। मैं ये बोल दूं आप क्यों पढ़ते हो, आप कब पढ़ते हो, आप कहां पढ़ते हो, तो ये हो गया WH वर्ड वाला। ये बात याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब वाला का एक एग्जांपल आपके सामने शो कर देता हूं। मैंने लिखा कि ब्लैंक्स, यू ब्लैंक्स राइट ए लेटर, कोई एक एडवर्ब यूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एवरीडे। क्या तुम प्रत्येक दिन पत्र लिखते हो। चलो, हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, यू हमारा बहुवचन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डू करेंगे, कोमा लगा करके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट का क्या आएगा, राइट। कोमा लगाना जरूरी रहेगा आपके, क्योंकि कोमा इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड ब्लैंक्स है, राइट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देखो, ब्लैंक्स राम, फिर ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद के अंदर सिंग ए सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। मैं प्रत्येक सुबह राम है वो गाना गाता है, तो राम एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। कोमा लगा करके सिंग का क्या आएगा, सिंग आएगा। यहां पर एस और यस वाला फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से देखो। एक वाक्य और राइट कर देता हूं मैं, ध्यान से देख लेना इसको। मैंने लिख दिया ब्लैंक्स राधिका, फिर ब्लैंक्स। ठीक है, और उसके बाद में मैंने लिख दिया गो टू स्कूल डेली। क्या राधिका रोजाना स्कूल जाती है, राधिका एक वचन है तो डज, और आगे गो का क्या आएगा, गो रह जाएगा। ये इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब वाले आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेना। इनके फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से। आपने एक बात तो नोट की होगी कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये ही राइट करते आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये ही राइट करनी पड़ती है। मैं आपको कोई ता है, ती है, ते है वो नहीं करवा रहा हूं। अब आपने बात करेंगे WH वर्ड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आता है WH वर्ड वाला, तो उसकी बात करेंगे अपने। वैसे ये सभी के सभी ही WH वर्ड बन जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देता हूं डीपली से WH वर्ड। WH वर्ड वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, देखो वो क्वेश्चन जो W और H से स्टार्ट होते हैं, जो प्रश्नवाचक बनते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव साइन रखते हैं। वाई, ठीक है, वो आ गया, विच आ गया, वेयर आ गया, वेन आ गया, वाट आ गया। ठीक है, और हाउ आ गया, हाउ मैनी आ गया, हाउ मच आ गया। ठीक है, तो ये WH वर्ड कहलाते हैं। इनसे यदि कोई पर्सन स्टार्ट होता है, याद रख लेना, इनसे कोई पर्सन स्टार्ट होता है इस वेन को छोड़ करके, क्योंकि वेन
इंटेरोगेटिव में भी आता है, जब दो वाक्यों के बीच में आता है तो कंजक्शन का भी काम कर लेता है एक बार, ठीक है, वाक्यों को जोड़ने का, या फिर कोई सम्यक स्थिति नॉर्मल बताने के लिए कर लेता है। ये यदि वाक्य के प्रारंभ में आए तो आप याद रख लेना कि ये क्या बन रहा है, पर्सन बन रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने टेक्स्ट बुक, जो आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, जो भी आप बुक पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, चाहे आपके रेजोल्यूशंस है, इनके पीछे आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो आपने देखा होगा उन क्वेश्चनों के प्रारंभ में इस तरीके के वर्ड लगे होते हैं। वाई क्यों होता है, ठीक है, हाउ कैसे होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, ये मात्रा और संख्या के लिए किए जाते हैं। कंप्लीट है बात। इस प्रकार के प्रश्न आए तो सर हम क्या करें, ध्यान से देखो, इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आपको वही दो ही चीजें राइट करनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है और एक आपको प्लस में कौन सी, मेन वर्ब राइट करनी है। लेकिन करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इसका, इसके बारे में अपने बात कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बोल दूं मैं, ठीक है ना, जैसे कि हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा कि व्हेन ब्लैंक्स रोहित, फिर ब्लैंक्स, ईट मैंगो ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन रोहित है वो आम है वो कब खा रहा था। वेन का मतलब क्या होता है, कब खाता है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि रोहित है वो मैंगो है वो शुक्रवार के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन आम है वो कब खाता है, मैंगो है वो कब खाता है। तो इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, कोई बच्चा इस तरीके से कमेंट मत करना कि सर आम खाया नहीं जाता, आम चूसा जाता है, ठीक है, ये बात मैं बता देता हूं। आप इस तरीके कमेंट मत करना कि सर आम खाया नहीं जाता, आम तो चूसा जाता है, हम तो चूसते हैं, हम खाते नहीं हैं। ये सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में एडवर्ब थी और प्लस में क्वेश्चन मार्क था। अब आप देखो आपके पास WH वर्ड दिया हुआ है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपके पास वर्ब ब्रैकेट में दे दी, क्योंकि ब्रैकेट में वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रख लेना। वर्ब की 3 फॉर्म या 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। उसके बाद के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको इन पे कोई कांस्टेंट नहीं करना। सबसे पहले आप इतना देख लो कि रोहित एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है, आप क्या करोगे, डज का प्रयोग करोगे, कोमा लगा करके ईट का क्या है, ईट राइट कर दो माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और बना देता हूं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया कि वाई ब्लैंक्स यू, फिर ब्लैंक्स गो टू दिल्ली डेली, ठीक है ना, कि तुम है वो रोजाना दिल्ली क्यों जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने करेंगे तो यू प्लूरल है, तो किसके बाद करेंगे अपने, डू की, डू आएगा, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। उसके बाद के अंदर गो का क्या रहेगा, गो रहेगा। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 2 सेंटेंस मैंने इनके राइट कर दिए हैं। अब बात करते हैं, एक टॉपिक बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तब आपको वो पेपर में बहुत ही कम आता है, ये इस बात को भी याद रख लेना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं करवा रहा हूं आपको, सिर्फ समझा रहा हूं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तब आपको करना क्या है, तब आपको ये जो वर्ब है आपकी, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, इनके साथ में आपको नोट जोड़ देना है। या एग्जामिनेशन में जब नोट लगा हुआ आ जाए यहां पर और यहां पर, तो मान लेना वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तब आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट और ईट राइट करना पड़ेगा, डू नॉट और क्या है, गो राइट करना पड़ेगा। लेकिन ये नॉट याद रख लेना, वर्ब के साथ के अंदर ही आपको क्या है, ऐड करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ये नॉट आपको वर्ब के पास में चिपका हुआ मिलेगा, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। लेकिन पेपर के अंदर आपको मार्क्स अचीव करने हैं, परसेंटेज बनाने हैं, तो आपको एक तो सिंपल सेंटेंस के ऊपर, सिंपल सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक आपको नेगेटिव पे करना है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप है, नॉर्मल पढ़ लेना, ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल भी मत पढ़ना, कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ओनली सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है वो ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि 10th क्लास के अंदर इन्हीं में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही आता है। कंप्लीट है बात।
अब इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही बेटर रिस्पॉन्स रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। अब एक बात और बता देता हूं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने बहुत इजी तरीके से करवा दिया, जिनको आता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर बिल्कुल इजी तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था मैं आपके जब एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से करवाने जा रहा हूं। तो उसके लिए मैं 2-4 क्वेश्चन राइट करता हूं कि एग्जाम में आते कैसे पर्सन है, वो देखिए आप ध्यान से। सिंपल वाक्य, इस टेंस को मैंने ये टेंस पूरा करवा दिया आपको, प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आते कैसे वो देखिए। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, जैसे कि ही ऑलवेज ब्लैंक्स गो टू स्कूल, वह हमेशा विदा ले जाता है, ठीक है। राम ब्लैंक्स लर्न ए लेसन डेली। बस ये देखो, ध्यान से देखो, इस तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। हमें करना क्या है, हमने ऑलवेज देखा तो ये सिंगुलर है, वाक्य हमारा बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, तो इसमें एस या ईएस लगेगा। लेकिन ये एक वचन है तो हम लोग क्या करेंगे, गो के साथ में लास्ट में ओ आया तो ईएस का प्रयोग कर देंगे, गोस बन जाएगा। लर्न, ये भी क्या है, लास्ट में एन आया लेकिन ये एक वचन है तो इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है। अब लास्ट ईयर के प्रश्न इसके बाद में आता है, देखिए इसके बाद में इस टेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसों का प्रयोग होता है, याद रखना इस बात के अंदर। इसके बाद के अंदर अपनी यदि बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इसके अंदर रूल्स है जो डेफिनेटली इसी टेंस के ही होते हैं और किसी भी टेंस के अंदर उनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो अपनी बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक अपने बनाते हैं यूनिवर्सल का। आई थिंक कि आप जानते होंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते क्या है। सार्वभौमिक सत्य सेंटेंस या सार्वभौमिक सत्य जो वाक्य जो हमेशा 100% ही वो क्या है, सही होते हैं, उनको कभी कोई चेंज कर भी नहीं सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस कहलाते हैं। कंप्लीट है बात। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको स्पीक करके बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि द सन, सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है सभी एग्जामिनेशन के अंदर, द सन ब्लैंक्स राइज, ठीक है ना, द सन ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट, कि सूर्य हमेशा कौन सी दिशा के अंदर उगता है, ईस्ट के अंदर, ठीक है ना। ईस्ट का मतलब है पूर्व, राइज का मतलब उगना, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। अब आपको पता है ये सिंपल सेंटेंस है और राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सन एक वचन है, तो देखिए राइज का राइज आ जाएगा, प्लस में अपने लास्ट में क्या लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, राइजेस बन जाएगा ये, गॉट इट। इसी प्रकार के कुछ और, जैसे आपको पता है कि वाटर, वाटर मतलब पानी, जो जल है वो कितनी डिग्री के ऊपर उबलता है, बॉइल, ठीक है ना। किसकी बात करें अपने, बॉइल की बात करें, एट 100 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉइल होता है वाटर। ये बात बिल्कुल सही है, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर ही वाटर है वो क्या है, बॉइल होगा। तो इसके लिए आप बॉइल या बॉइल्स दोनों में एक का प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। ये होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। 2-4 एग्जांपल और बता देता हूं मैं इसके आपके, जैसे कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दी अर्थ, ठीक है ना, दी अर्थ जो पृथ्वी है, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी है, मूव, ठीक है, मूव राउंड द सन, तो मूव का मूव्स हो जाएगा, ठीक है ना, राउंड द सन। अब अपने मूव का क्या कर देंगे, एक वचन है तो मूव का क्या किया जाएगा, मूव्स किया जाएगा। और इसके बाद के अंदर जैसे तारे हैं वो रात्रि काल में चमकते हैं, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये तारे जब रात्रि काल के अंदर चमकते हैं तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो मैं आपको सेंटेंस इंग्लिश में राइट कर सकता हूं कि जैसे कि दी स्टार, स्टार मतलब तारे या दी स्टार्स, ठीक है ना, तारे खूब सारे। और शाइन, शाइन का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। एट नाइट, ठीक है, ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एट नाइट, रात्रि के समय तारे चमकते हैं, तो ये प्लूरल आ गया, स्टार्स आ गए, तो साइन का आप लोग साइन ही रख देना। सिंगुलर होता तो एस या ईएस का प्रयोग करते। ये देखिए किसके अंदर आता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस कहलाते हैं आपके यूनिवर्सल ट्रूथ। लगभग इन्हीं 4 सेंटेंसों में से आपके एग्जामिनेशन में एक सेंटेंस आ जाएगा, यदि इनमें से कोई आता है तो। और आप इसके लिए एक्सरसाइज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, प्रयोग करना, ताकि बेटर तरीके से आप उसको सॉल्व कर सको। इसके बाद के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा अपने बात करें
तो उसके अंदर एक कंडीशनल सेंटेंस आता है जो अपने प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट के अंदर और प्लस के अंदर फ्यूचर सिंपल के अंदर भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल वाक्य की बात करें तो कंडीशनल के अंदर एक स्थिति होती है जिसके अंदर इफ का प्रयोग मिलेगा, आपको याद रख लेना, ठीक है ना। किसका प्रयोग मिलेगा? इफ का। इफ प्लस के अंदर आपको इफ के साथ के अंदर आपको इफ बीच में भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है, याद रखना इस बात को। इफ के साथ में आपको या तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल आएगा। एक्चुअली यहां पर प्लस के अंदर इसमें क्या है? फ्यूचर टेंस आपको मिलेगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस। ये कंडीशन जहां पर भी आ जाए तो याद रख लेना ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। अपने बोलते हैं ना कि यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, यदि वह मेरे साथ गाता है तो मैं उसको अच्छा क्या है टीच करवाऊंगा या सिंगिंग करवाऊंगा, इस तरीके से। तो ये कंडीशन वाले वाक्य हो जाते हैं। इसके अपने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने राइट कर दिया जैसे कि इफ, ठीक है, इफ ही कम टू मी, ठीक है, इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता है तो क्या करूंगा? मैं उसकी सहायता करूंगा। आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसकी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। अब देखो इसमें कंडीशन लग गई। आप ज्यादा कुछ याद मत रखना, इतना याद रख लेना कि सर ने बताया था कि इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। ब्लैंक्स कहां आएगा? ब्लैंक्स इसके अंदर आएगा, आपको याद रख लेना। कम है ये आपको ब्रैकेट में दी हुई मिलेगी, आगे वाला आपको एग्जामिनेशन के अंदर फिल किया हुआ ऑटोमेटिक ही मिलेगा। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं जैसे कि इफ आई सी राम, इफ आई सी राम, यदि मैं राम को देखता हूं या देखती हूं तो क्या है? सी विल टेल हिम, तो वह उसको बता देगा या बता देगी। सी विल टेल हिम, तो वह उसको बता देगी। ये देखिए इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस है वो इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर यूनिवर्सल आ गया और कंडीशनल आ गया, हैबिचुअल सेंटेंस भी होते हैं। ये सेंटेंसों का प्रयोग इस टेंस के अंदर किया जाता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही टॉपिक करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ बात आती है कि एक ट्रिक और है इसकी, एक ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ट्रिक है कि जिस सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार की एडवर्ब ना हो तो याद रखना 99.99% या परसेंटेज वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। ओके, गॉट इट। इस बात को बेटर तरीके से याद रखना और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट भी करो आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच।